बेसिकली जो ओबेसिटी है, इसको जितना सिंपल हम समझते हैं उतनी सिंपल ये है नहीं। आप अंदाजा करें, कोई एक मेथड नहीं है कि जो कहे कि ये अडॉप्ट कर लें तो आपका वजन कम हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, क्रैश डाइटिंग करते हैं। और एक वो कर्म जोर आपने देखा होगा, माशाल्लाह, उसकी जो तस्वीर है वो लगता है कि जैसे ना कोई मुर्दा कब्र से उठ के आ गया हो। बिलावल साहब जनाब, उनको देख ले। तो कि कुछ लोगों ने बगैर इंडिकेशन के, चूंकि कुछ हमारे सेलिब्रिटीज ने, ये ओलंपिक जो थी वो सेलिब्रिटी ड्रग बन गई और लोगों ने खुद ही उसे यूज करना शुरू कर दिया। देखिए, हमारे यहाँ जब भी आप कोई चीज, कोई भी डिजीज है, अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ इतना कहा गया कि लाइफस्टाइल चेंज करें। क्या लाइफस्टाइल होता है, क्या चेंज करना है, हमें ना अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ना पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, क्योंकि न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन हमें पढ़ाया ही नहीं गया। ठीक है जी। तो चंद एक चीजें मैं कहूंगा कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में, उसमें यह है कि नंबर 1 आपकी डाइट, नंबर 2 स्लीप, नंबर 3 एक्सरसाइज एंड नंबर 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर ये चारों चीजें आप नहीं करते, अच्छा फिर यह है कि हम डाइट को ले लेते हैं। डाइट में यह है कि मेन चीज जो इन सारी बीमारियों की, जो 8-9 मेटाबॉलिक डिजीजेस जितनी भी हैं, इनकी जो जड़ है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होती है कि आपने सुबह नाश्ता किया, दबा के किया, उसके बाद आप ऑफिस गए, वहां पे स्नैकिंग की, आपने नाश्ता किया, इंसुलिन ऊपर गई, वो बेचारी अभी 3-4 घंटे में उसने नीचे आना था, वो भी नीचे बेस लाइन पे आ ही रही थी कि आपने स्नैकिंग कर ली, वो फिर आपने किक मारी, उसको फिर ऊपर चली गई। इतनी देर में दोपहर का खाना, फिर इवनिंग टी और उसके साथ फिर कोई स्नैक्स, फिर शाम का खाना, फिर रात को सोते वक्त, तो आपने 6-7 दफा जब खाया तो आपने इंसुलिन को नीचे आने ही नहीं दिया। और इंसुलिन जब तक बेस लाइन पे नहीं रहेगी, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो ही नहीं सकती। और जब इंसुलिन बढ़ी हुई है, आप जो मर्जी इंजेक्शन लगा लें, जो मर्जी कर लें, आपका वेट लॉस, जो आपकी है ना फैट बर्निंग, ये हो ही नहीं सकती जब इंसुलिन बढ़ी हुई है। फैट बर्निंग याद रखें उस वक्त होगी जब इंसुलिन बेसलाइन के ऊपर होगी। और इसके लिए क्या है, कौन सी चीजें जो इंसुलिन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती हैं, वो है आपके कार्ब्स। और आजकल तो दौर ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का है, तो एक तो हमने वो छोड़ने हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो प्रैक्टिकली करके देखी। अभी मैं आपको एक तजुर्बा अपना बताऊंगा। मैं रिसेंटली अभी 72 आवर्स फास्टिंग की है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसका आपको बेनिफिट क्या होता है। अच्छा, एक तो यह है कि सुबह जब आप उठे, प्लीज सबसे पहले 1 या 2 गिलास अगर नीम गर्म पानी हो सके वो जरूर पिए। उसका क्या होता है कि आपका जो अपना आपके जो इंटेस्टाइन्स वगैरह, वो सारे, या ब्रेन को जो सिग्नल जाते हैं वो ये जाते हैं कि अब हमने फजर का मतलब सुबह हो गई है, तो उन्होंने चलना शुरू करना है। और इस तरह से जो सुबह आपने पहली दफा पानी पीना है, उससे एक तो आपकी डिहाइड्रेशन जो ओवरनाइट हुई है वो सारी ठीक होगी, करेक्ट होगी। और उसके बाद जब आप, अच्छा फिर यह है कि हमारे यहाँ पता नहीं किसने ये बना दिया कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें। टोटली गलत। आपने जितना उसको लेट कर सकते हैं, अपना फास्टिंग पीरियड जितना बढ़ा सकते हैं। ये कोई हदीस में नहीं लिखा हुआ कि जी सुबह 8 बजे नाश्ता हर सूरत करना है। आप 12 बजे कर लें, आप अपना ब्रेक जो फास्ट है उसको 12 बजे ब्रेक कर लें। ठीक है जी, जितना कर लें लेट, जितनी आपकी ज्यादा फास्टिंग लेवल जितना होगा, याद रखें कि उतनी इंसुलिन कम, उतनी रेजिस्टेंस कम। दूसरा, फिर आप आ जाए एक्सरसाइज पे। आपने अगर एक काम कर लें कि हर खाने के बाद आपने 15-20 मिनट जरूर चलना है। उससे क्या होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या चलते हैं या कुछ भी मसल यूज करते हैं, तो मसल विदाउट द राइज इन इंसुलिन वो सारा कार्बोहाइड्रेट सक कर लेते हैं। जैसे स्पंज नहीं होता, पानी में रखा तो उसने पानी सारा सक कर लिया। तो इस तरह क्या होता है कि आपके मसल्स उसको कार्बोहाइड्रेट को सक कर लेंगे, आपकी इंसुलिन नहीं बढ़ेगी। ठीक है। और ब्लड में से जो शुगर है
वो आ जाएगी। आप साहब हमेशा कहते होते हैं कि डायबिटीज में माइटोकार्डियल डिसफंक्शन जो है ना मेन उसकी ये रीजन क्या है कि जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं और आपका ये जो कुकिंग ऑयल है ये बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करता है। ये क्या करता है कि सेल्स के इर्द गिर्द एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से जो डोर है जिससे कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर जाने हैं वो डोर बंद हो जाता है और इंसुलिन वहां पे अटैच ही नहीं हो सकती। और ये जो है ना दिस इज द कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस कि इंसुलिन बहुत ज्यादा है लेकिन वो काम नहीं कर रही। वो एक ऐसे शेख साहब जिनके बैंक बैलेंस तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो खर्च नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि आपको कमजोरी महसूस होगी क्योंकि सेल के अंदर आपका ग्लूकोज नहीं जा रहा, तो लिहाजा आप वीक फील करेंगे। और अक्सर आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद लोग ज्यादा कमजोरी और ज्यादा ड्राउजी फील करते हैं। इस सारी चीज को खत्म करने के लिए आपने लो कार्ब डाइट पे ऊपर आना है, फास्टिंग करनी है, एक्सरसाइज मैंने कहा कि आप कम से कम 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम, आधा घंटा कर ले, दैट इज सफिशिएंट। और हफ्ते में और एक चीज आपने करनी है कि वॉक जरूर करें लेकिन 1 या 2 मिनट के लिए तेज रनिंग या कोई चीज जो बहुत ज्यादा जिससे आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाए, ये बहुत जरूरी है। कंटिन्यूसली नहीं करनी वरना कार्टिसोल लेवल बढ़ेगा। आपने 1-8 मिनट के लिए करनी है फिर आप रुक जाए। अच्छा, उसके बाद स्लीप ये है कि एटलीस्ट आपने 7 to 8 आवर्स अनइंटरप्टेड डीप स्लीप, ये बहुत जरूरी है। स्लीप से कार्टिसोल लेवल नीचे जाता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, कार्टिसोल लेवल नीचे जाएगा तो आपकी फैट बर्निंग होगी। और देखें इस्लाम में कितना जबरदस्त चीज है कि इशा के बाद सो जाए, फजर के बाद उठें। ये वो पीरियड है जिसमें मैक्सिमम आपकी रीजनरेशन जो अब सारे दिन की वेयर टियर हुई थी वो खत्म हो जाती है, वो रिपेयर हो जाती है। इसके बाद आगे आ गया आपने स्ट्रेस देखें, जब भी आप स्ट्रेस में होंगे और क्रॉनिक स्ट्रेस में होंगे, कासिम साहब बेहतर जानते हैं कि जितना आप डिप्रेशन ये सारा कुछ, और एक चीज याद रखें कि जो बहुत ज्यादा डिप्रेस पेशेंट है उसको भी ये इंजेक्शन जो है ट्रिजेपिटाइड वो ना दे, ये बहुत ज्यादा एग्रीवेट करता है डिप्रेशन को। ठीक है जी। तो अब आ गया, तो लिहाजा आपने उसमें बेहतरीन जो काम है वो अल्लाह का जिक्र है। आप नमाज पढ़ें, अपने आप को सेटिस्फाई रखें, ऊपर ना देखें, नीचे की तरफ देखें। बेशुमार लोग आपसे नीचे जो हैं वो बेशुमार लोग हैं जो सारा जितने मर्जी हालात खराब हो जाए फिर भी बेशुमार लोग आपके नीचे। तो एक ये है कि स्ट्रेस लेवल कम। अब मैं आ जाता हूं इस इंजेक्शन की तरफ। देखिए हर दवाई हर मरीज के लिए नहीं होती। अगर आप हर एक को प्रेस्क्राइब करना शुरू करेंगे तो फिर आपके यहाँ साइड इफेक्ट भी आएंगे। तो बहुत ज्यादा एक ओबीस है, आपने सबसे पहले लाइफस्टाइल करनी है। अगर लाइफस्टाइल से पेशेंट बेहतर हो जाता है तो फिर वेट करें। उसके बाद ये है कि आप अगर पेशेंट डायबिटिक भी है, ओबीस भी है, तो ही इज आइडियल पेशेंट फॉर दीज ड्रग्स। अच्छा, फिर इसमें यह है कि आपने बहुत ज्यादा ओल्ड एज पेशेंट की उम्र बहुत ज्यादा है, उसमें ऑलरेडी मसल मास बहुत कम हुआ होता है और ये दवाइयां जितनी भी है फैट के साथ मसल मास भी कम करते हैं। इसीलिए इन दवाइयों के साथ आपने प्रोटीन ज्यादा देनी है और उसे वर्कअप का कहना है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि खाली प्रोटीन खा लेंगे एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपके मसल बिल्ड नहीं होंगे। तो लिहाजा जो मसल, और अगर ओल्ड एज में आपके मसल, आपने वेट लूज कर लिया, आपके मसल भी गए, आपका फैट भी गया, जब आप दवाई छोड़ेंगे और फिर बदपरहेजी करेंगे वो वापस वेट आएगा और वापस क्या सिर्फ फैट आएगा, मसल नहीं आएगा। तो लिहाजा ये आपने पेशेंट को जरूर कहना है कि आपने मसल को बढ़ाना है और जितने मसल बड़े होंगे उतनी लॉन्जिविटी आपकी लाइफ जो है वो ज्यादा होगी और आपकी हेल्दी लाइफ होगी। ये चंद गुजारिशात थी, उम्मीद है कि आपको उसका। थैंक यू सो मच।